आज व्यू 360 में भारतीय आम इंतखाबात के बाद फिर से मोदी सरकार, मुल्की सियासत और खारजा महाज पर क्या बदलेगा, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क और सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के आम इंतखाबात के अब तक के नताइज के मुताबिक नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी ने उससे कम सीट्स जीती हैं जिसकी पेशगोई की जा रही थी। इन नताइज के मुताबिक अगरचे बीजेपी अपनी सियासी जमातों के इत्तेहाद की मदद से एक बार फिर हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, लेकिन पार्लियामेंट में कहीं कम अक्सरियत के साथ। इन इंतखाबात में इंडियन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 64 करोड़ वोटर्स ने लोकसभा की 543 नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए वोट डाला। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अगर तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो भारतीय तारीख में जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे वज़ीर आज़म होंगे जो मुसलसल तीसरी मरतबा भारत के वज़ीर आज़म बनेंगे। ऐसे में जब बीजेपी की सरबराही वाले सियासी इत्तेहाद की जीत यकीनी नज़र आ रही है, ये देखना ज़रूरी है कि इसका नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या मतलब होगा। क्या मोदी दाखिली महाज पर हिंदुत्व के अपने एजेंडे पर काम जारी रखेंगे? जायज़ा लेंगे आज के शो में। भारत के आम इंतखाबात के नताइज जो कि अब तक नशिस्तें सामने आई हैं 543 में से 543, जो प्राइमरीली ट्रेंड्स की बात हो रही है, उसमें बीजेपी का जो इत्तेहाद है वो तकरीबन 290 के पास इस वक्त मौजूद है और इस 290 से 296 के ब्रैकेट में उनके पास इस वक्त सीटें हैं। और उसके साथ अगर हम नेशनल कांग्रेस का जो उनका इत्तेहाद है उसको देखते हैं जो कि इंडिया के नाम से है, उस इत्तेहाद की भी 240 के लगभग सीटें हैं, 234 सीटें हैं और उसके बाद 19 इंडिपेंडेंट या अदर्स इस वक्त जो हैं वो सीटें सामने हैं। दोनों के इत्तेहाद के बावजूद कांग्रेस ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। अगर कांग्रेस की इंडिविजुअल सीट्स की भी बात की जाए तो रफली 40+ सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने ऐड की हैं लोकसभा में या पार्लियामेंट में या ऐवान ज़ेरी में। लेकिन अगर दूसरी साइड पे भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्टेट्स में ये सीटें लूज़ की हैं। ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश में ये बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। कश्मीर में भी जिस तरह के नताइज अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी और बाकी सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास जाती नज़र आती हैं। और ये सारे ट्रेंड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं अब तक के जो रिजल्ट्स आए हैं उनके मुताबिक। भारती साहब सौरभ शुक्ला इन इंतखाबात को कवर कर रहे हैं, इस वक्त हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि भारत में इंतखाबी नताइज के बारे में क्या बहस हो रही है। सौरभ, भारत से बाहर मीडिया अब तक के रिजल्ट्स को मोदी और उनकी जमात के लिए सेटबैक कह रहा है। कहा जा रहा है कि जिस लैंडस्लाइड जीत की पेशगोई की जा रही थी वो गलत साबित हुई है। भारत के अंदर भी नताइज को ऐसे ही देखा जा रहा है? बिल्कुल, नताइज को ऐसे ही देखा जा रहा है। इनफैक्ट ऑपोजिशन सौरभ शुक्ला के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ग्लोबल मीडिया इस वक्त बात कर रहा है उसके मुताबिक, और इंडियन मीडिया में भी एनडीटीवी से लेके बाकी चैनल्स तक भी जो बात हो रही है कि जो एक बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए, वो उनकी जमात को नहीं मिली, वो वज़ीर आज़म मोदी को नहीं मिली। सौरभ हमारे साथ दोबारा से हैं, बताया जा रहा है। सौरभ, क्या बता रहे थे आपके इंडिया में भी मीडिया भी इसी तरह से देख रहा है और पॉलिटिशियंस भी इसी तरह से इसको जो है वो डिसाइफर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें अब तक जो भी रिजल्ट्स बनते नज़र आते हैं? बिल्कुल, देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका जो पोल पिच था वो था कि अब की बार 400 पार। आउट ऑफ 543 सीट्स ही सेड दिस टाइम एनडीए बीजेपी प्लस अलायंस दे विल गो बियॉन्ड 400 सीट्स। वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जो अलायंस है वो 300 के भी नीचे है। जो कुछ आखिरी कुछ फेजेस की काउंटिंग बची है और बीजेपी यानी एनडीए के साथ वो लमसम 290 के करीब है, 290 के करीब है, जबकि बीजेपी अकेले 240-245 के करीब है। लास्ट टाइम बीजेपी 303 थी। सो जो मेजॉरिटी मार्क है 272 से बहुत ऊपर और बहुत कंफर्टेबल। अब वो मेजॉरिटी मार्क से अलोन नीचे है, लेकिन अपने अलाइज के साथ वो सरकार बना लेंगी। जितने भी एग्जिट पोल्स थे इंडिया में आफ्टर फाइनल फेज ऑफ वोटिंग, सबने प्रेडिक्ट किया कि जो बीजेपी और उसके अलाइज हैं, जो एनडीए है, उनका जो
सौरभ, आपकी आवाज़ दोबारा हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से देखते हैं कि अगर आपसे रब्ता हो सके। मीनवाइल हम चलते हैं पाकिस्तान और अली फुरकान से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो भारतीय इंतखाबात के रिजल्ट्स अब तक सामने आए हैं उस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अली, क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में और किस तरह से देख रहे हैं सियासी और रहनुमा, सरकारी अहदेदार या कानून साज, किसी ने कोई रद्द-ए-अमल दिया अब तक भारतीय इंतखाबात के नताइज के हवाले से जो अब तक सामने आए हैं? जी, अभी तक कोई बाकायदा रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया, क्योंकि अभी नताइज भी मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो आला क़यादत है वो बीजिंग में बैठ के भारतीय इंतखाबात जो हैं वो उसका जायज़ा ले रहे हैं, नताइज का। और ये अगर कहा जाए कि पाकिस्तान मुहतात है इस तमाम सूरत-ए-हाल में किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने में, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हालिया सूरत-ए-हाल रही, ख़ास तौर पे जो इंतखाबी मुहिम के दौरान जो पाकिस्तान के हवाले से बयानबाजी रही, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने ये कहा था कि भारत अपनी दाखिली सियासत में पाकिस्तान को मुलव्वस ना करे। तो इसको देखते हुए ये इम्कान किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से कोई गर्मजोशी का इजहार नहीं किया जाएगा। और इसकी वजह ये भी है कि जब मौजूदा हुकूमत क़याम हुई थी शहबाज शरीफ की, तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म, उस वक़्त जो वज़ीर-ए-आज़म थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुबारकबाद नहीं दी पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म और नई हुकूमत को, बल्कि एक ट्वीट किया था जो कि उनकी हलबर्दारी के वक्त जो है उसके बाद जो है वो किया था, जिसमें उन्होंने स्वार्न इन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। यानी उनको मुंतखब होने पर, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद नहीं दी थी, बल्कि उनको ज़िम्मेदारी संभालने के ऊपर जो है वो मुबारकबाद दी थी। तो इसको देखते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान इस किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो देगा और कोई गर्मजोशी का इजहार नहीं करेगा। खास तौर पे नरेंद्र मोदी दोबारा आते हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के कोई और जो है वो वज़ीर उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे सामने आते हैं, तो फिर ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ जो है वो हो सकती है। अलबत्ता जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर रिस्पॉन्स दिया, कोई बाज़ाब्ता तौर पे खत नहीं लिखा, वज़ीर-ए-आज़म को सदर के इंतखाब हुए, उसके ऊपर भी कोई खत लिख के मुबारकबाद नहीं दी। वज़ीर ख़ारजा जो कि नए मुंतखब हुए, कायम हुए इसालदार, उनको भी खत के ज़रिए कोई मुबारकबाद बाकायदा तौर पे नहीं दी। तो ये सफ़ारती जो आदाब थे, एक रस्म या रवाज रहा है, उसकी ऊपर भारत जो है वो जिस तरीके से उसने चला और उसका बेसिकली पाकिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स की तरफ जा रहा है। अली, पाकिस्तान में भारतीय इलेक्शन या अब नताइज को पाकिस्तानी मीडिया कैसे कवर कर रहा है? बिकॉज ओवरऑल तो एक फ्रेंजी तो बनती है इस हवाले से, तो पाकिस्तानी मीडिया कैसे कवर कर रहा है इन इलेक्शंस को? काफ़ी करीब से देखा गया भारतीय इंतखाबात को, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से मुतल्लिक बयानात थे, कश्मीर के हवाले से जो मुहिम के दौरान चीज़ें चलती रही, इनको काफ़ी करीब से जो है वो देखा गया। अभी भी भारतीय इंतखाबात के नताइज को जो है वो देखा जा रहा है और ये इसके ऊपर तबसरे भी किए जा रहे हैं, तजज़िये भी किए जा रहे हैं कि एक नए वज़ीर-ए-आज़म अगर नरेंद्र मोदी होते हैं या कोई और होते हैं, नरेंद्र मोदी आएंगे तो कितने मजबूत वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, क्या वो दोबारा खित्ते की तरफ जो है वो देखेंगे, जिस तरह उन्होंने अपने पहली दफ़ा जब वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो खित्ते की बात की थी। तो इस किस्म के तजज़िये और तबसरे जो है वो किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि नई हुकूमत किस किस्म की होगी, क्या उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो खास तौर पे पाकिस्तान को लेकर, खित्ते को लेके क्या अमूर जो है वो उनकी तरजीह होगी। तो इसके ऊपर तबसरे जो है वो किए जा रहे हैं और एक ये जो नए इंतखाबी नताइज जब तक जो सामने आए हैं, इसको एक तरह से जो है वो एक बेहतर सिमत की तरफ जो है वो देखा जा रहा है कि शायद ये भारत की जो गुज़िश्ता पॉलिसी है उसके ऊपर कुछ नज़रसानी जो है वो इन इंतखाबी नताइज के बाद जो है वो की जा सके, ये जो है वो सोच पाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत इस्लामाबाद में इस किस्म की कोई सोच नहीं पाई जाती कि वो कोई गर्मजोशी का इजहार जो है वो करे भारत के इंतखाबात के ऊपर और नई हुकूमत। बहुत बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से कि माहौल क्या है, इस्लामाबाद हुकूमत या सरकारी जो एहलकार या हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के रिस्पांस के हवाले से जब इंडियन इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बात आ रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में एक इवेंट में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन और साबिक अमरीकी सफ़ीरों ने भारत के इंतखाबात के बाद अमरीका भारत ताल्लुकात, वहाँ इंसानी हुकूक की सूरत हाल में मुमकिना तब्दीली और दीगर उमूर पर अपनी राय का इजहार किया। अगर अमेरिका चाहता है कि एक ट्रेड और कॉमर्स एज वेल एज पॉलिटिकल अलायंस बना रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है
कि वहाँ पे एक स्टेबल डेमोक्रेसी हो, वहाँ पीस हो, क्योंकि उसके अभाव में कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है. इंडिया माइट गो रोग. जो सभी लॉज है जिसका इस्तेमाल करने में मोदी सरकार ने के लिए उनकी इतनी घृणा हो जाती है, अगर आप देखें तो वो सब न्याय थे, वो उनका सर्जन किया था कांग्रेस की सरकार ने. ठीक है, यानी आज हमें यूएपीए पसंद नहीं है हिंदुस्तान में अगर लोग कहते हैं, तो उसकी शुरुआत हुई थी वो चिदम्बरम के समय पे, और उसके पहले अगर हम जाएं तो इमरजेंसी में भी थोड़े कायदे लॉज आए थे, और उसके पहले हम जाए तो अंग्रेज़ ज़माने में भी आए थे. तो अगर हम ये देखते हैं तो ये एक चलती हुई प्रथा है भारत में कि जो लॉज ह्यूमन राइट के ख़िलाफ़ है, मानवाधिकार के ख़िलाफ़ है, वो कभी जाते नहीं, वो रहते हैं. और अब तक क्या होता था कि जो सरकार थी वो उसका इस्तेमाल नहीं करती थी इतनी ऑब्वियस तरीके से, लेकिन वो अब होने लगा है. There are those people around. मुझ समेत कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि शायद हम भारत को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहे हैं. वाज़े तौर पर हिंदुस्तान एक आमिराना सिमत में आगे बढ़ रहा है, न सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियों या मुसलमानों को दूसरे, तीसरे या चौथे दर्जे का शहरी बनाने के हवाले से, लेकिन अब बैरून मुल्क लोगों को कत्ल करने का मामला भी है. भारत के जो नाकिद हैं, मैं भी किसी हद तक उन लोगों में शामिल हूँ जो समझते हैं कि हमें मोदी से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत सिमत है और हमें उनके इशारे पर नहीं नाचना चाहिए. जो डिस्कम्फर्ट है वो नज़र आ रहा है स्टेट डिपार्टमेंट में, और इवन प्रेसिडेंट ओबामा का स्टेटमेंट कि हमने जो है ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं इंडिया में, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के साथ, उसके लिए आई थिंक देयर सम कंसर्न, उस पर काम करना पड़ेगा. तो अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आया अपोजिशन पार्टी का, जो कि इंडिया कोलिशन है, हो सकता है ताल्लुकात और अच्छे हो जाएं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के बीच में ये एक फ्रिक्शन है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर. और वो जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अगर आप देखें 2023 की, वो क्लियरली वो उसमें कहा गया था कि अमेरिका इज़ वाचिंग द सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटी ट्रीटमेंट इन इंडिया. भारतीय सहाफ़ी संजय कपूर हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं. हार्ड न्यूज़ मैगज़ीन के एडिटर हैं. उनसे भारतीय इंतखाबात और उनके नताइज के बारे में मज़ीद बात करते हैं. संजय, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का. भारत के अंदरूनी इश्यूज़ में सबसे अहम क्या था जिस पर बीजेपी को वोट मिला? बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया. आपने जो सवाल पूछा है, मेरे ख्याल से ये मुद्दा उठा ही नहीं. सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो कंपेलिंग इशू था, जिसके ऊपर चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा हुआ, वो है नेशनल सिक्योरिटी, और किस तरीके से हिंदुस्तान की हैसियत बढ़ाई है इन्होंने बाहर के मुल्कों में. तो उसी की चर्चा होती थी. पर यहाँ पर मुद्दा कुछ और था. यहाँ पर जो लोगों की बदहाली और मुफलिसी का जो दौर से लोग गुजर रहे थे, और जिस तरीके से लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम अ मेजर इशू. दूसरी बात यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग, और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था वो है कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बचाया जाए. जब है ना, इन्होंने बीजेपी ने अपना नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ, खास के जो दलित जो कि पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के सेफगार्ड्स पे सर्वाइव करते हैं, जिनको कि जॉब रिजर्वेशन मिलता है, उनको इस बात का खौफ हुआ कि बीजेपी जो कि अपर कास्ट पार्टी है, वो उनको जो अगर 400 सीटें मिल गई तो अब की बार वो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करके ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर कोई जॉब रिजर्वेशन नहीं होगा. क्योंकि उनका जितना सपोर्ट बेस है वो सब चाहता है, खास के जो अपर कास्ट है वो चाहता है कि रिजर्वेशन की एक मियाद थी वो ख़त्म हो गई, अब है ना इनको फिर से सब सीटें जितने मेरिट बेस्ड होना चाहिए. तो ये सब मुद्दे थे. पर आपको मैं बता दूं कि इस पूरे चुनाव में जिस चीज़ के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज़ों का कोई जिक्र ही नहीं हुआ. तो अभी अगर हम इंतखाबात में देखते हैं तो बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन की गई, ख़ास तौर पे आप अभी उसको रेफ़र भी कर रहे हैं, उसने मुल्क में मजहबी बुनियादों पर भी मज़ीद तकसीम डाली है. तो किस हद तक इनका इंतखाबी बयानिया जो है इस पॉलिसी में जो आगे बनने जा रही है उसमें नज़र आएगा? देखिए, इनको जो सीटें मिली हैं तकरीबन 300 के नीचे रहेंगी एनडीए की. इनको एलाइज़ की मदद चाहिए होगी. अगर एलाइज़ निगोशिएट करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कई सारी चीज़ें जो बीजेपी उठा रही है, ख़ास के जो मजहबी इशू से ताल्लुक़ रखती है, इनको कुर्बान करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि इन चीज़ों को ना उठाएं.
क्योंकि बीजेपी पहले भी पावर में रह चुकी है। 2004 में जब इसको शिकस्त मिली, उसके पहले जब थी तो इन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था जब मेजॉरिटी में आएंगे तो हम अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करेंगे और उन्होंने तमाम चीज़ें ऐसी करी जिसके अंदर कोई भी सेकुलर पार्टी से मिलजुल इसको रखती हो। तो मेरे ख्याल से बीजेपी को अगर सरकार में आना है, चलाना है, तो उनको फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसमें उनको कई सारी चीज़ों से अपने को जेटिसन करना पड़ेगा, खास कर जितना मजहबी मामला है, और इनको एक नॉर्मल सरकार की तरीके से अपनी सरकार चलानी पड़ेगी। संजय, पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ इन इंतखाबात में बहुत से बयानात इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थे। क्या भारत में कोई हल्के ऐसे हैं जिनको तशवीश है इस तरह के बयानात पर और भारत में अक़लियतों के हकूक़ के बारे में? नहीं, लोगों को इस बात की बहुत परेशानी, जिस तरीके से मोदी साहब ने जिस तरीके के बयान दिए, पर मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ज़्यादा अहमियत मिली है। ख़ासकर यहाँ की जो अक़लियत है उसी के ख़िलाफ़ बात करी और बीच-बीच में यहाँ पर प्रोवोक करते थे हिंदू कंसोलिडेशन के लिए। पर यहाँ पर मेरे ख़्याल से कुछ हद तक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं थोड़ी-सी आवाज़ उठाई थी, पर जितने जोश-खरोश के साथ उठानी चाहिए थी नहीं उठाई। उनको इस बात का खौफ़ था कि जितना हिंदू मोबिलाइजेशन और कंसोलिडेशन हो गया है इस कम्युनल कैंपेन की वजह से, उसमें ऐसा ना हो कि जो उनके खिलाफ पार्टियां खड़ी हैं उनको नुकसान हो जाए। तो इस बात से मेरे ख्याल से वो कॉन्शियस थे काफ़ी हद तक कि अपने को नुकसान ना करें। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस और तमाम जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं जिन्होंने अलायंस बनाया था, उनको काफ़ी मुस्तैदी के साथ जो उनकी कैंपेन उनके खिलाफ है ना बोलना चाहिए था। और टैक्टिक्स रही होंगी, उनको लगा होगा कि पावर में आ जाएँगे तो वहाँ चीज़ों को ठीक कर देंगे। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो संजय, भारत के सेक्युलरिज्म पर अक्सर अब देखते हैं हम रिसेंटली तनकीद होना शुरू हुई है। क्या भारत का नया चेहरा अब सेक्युलर से ज़्यादा हिंदू रियासत का होगा? मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से हम लोग है ना वापस है ना कुछ कदम खींचेंगे। जिस तरीके से मिस्टर मोदी आगे बढ़ते चले जा रहे थे हिंदू कंसोलिडेशन के बारे में, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लूरल सोसाइटी है, उसमें एक लिमिट के आगे वो नहीं जा सकते। हिंदुस्तान की जो पूरी पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर आप देखें तकरीबन 20% अक़लियत है, फिर शेड्यूल कास्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, कई सारे लोग हैं और सब अगर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे अब की बार हुए काफ़ी हद तक, तो इनको कई जगह पे शिकस्त मिल सकती है। ये कंसोलिडेशन इनको एक ना लेसन दे रहा है कि हिंदुस्तान की जो शक्ल है, इसकी जो फितरत है, वो इस तरीके की नहीं कि इट बिकम्स अ हिंदू स्टेट। यू हैव टू टेक एवरीबॉडी अलोंग। और ये वाली बात मेरे ख्याल से इस चुनाव का सबसे बड़ा लेसन है। और आप देखेंगे कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है या कुछ होता है तो उसके अंदर ये सब चीज़ें फिर से वापस आएंगी। संजय, लास्ट पे बिल्कुल दिल्ली के रिजल्ट्स जो इंतखाबी नतायज जब तक सामने आए हैं उसके बारे में बताइए। आम आदमी पार्टी अपेरेंटली तो नज़र नहीं आ रही, कहीं बीजेपी ने बहुत ज़्यादा सीट्स ली हैं। बहुत बड़ा सेटबैक रहा है उनके लिए, जिन्होंने उम्मीद करी थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर साथ लड़ेगी। पर मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने आखिरी दिनों में दिखाई पड़ रही है। इनके जो चीफ मिनिस्टर साहब, उनके नेता जो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है, और जो पार्टी है वो अपने आप में आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो बिजली सड़क पानी वाली पार्टी है, सिविक इशूज़ उठाती है। उनको कोई भी परहेज़ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी कि बीजेपी को सपोर्ट करने में। तो मुझे लगता है कि इनके कई सारे जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया और आने वाले दिनों में वो लोग काफ़ी हद तक इनको जोड़ेंगे, या तो इधर जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक पार्टी फिर से उभर रही है। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो डिवाइड हुआ है। बहुत शुक्रिया संजय, बहुत शुक्रिया। आपसे हम जायज़ा ले रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह से भारत में इंतखाबात को देखा जा रहा है। भारत में इंतखाबात और उनके नताइज पर मज़ीद बात करते हैं वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक अपर्णा पांडे हमें ज्वाइन कर रही हैं। अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता एक दिहाई में भारत ने काफ़ी मुआशी तरक्की की है, आलमी सतह पर एक अहम ताकत के तौर पर उभरा है, लेकिन हालिया चंद वर्षों में मोदी की जारहाना पॉलिसियाँ जो थीं उनकी वजह से इसकी साख कुछ मुतासर भी हुई है। अब भारत अपनी साख बेहतर कर पाएगा या मज़ीद ख़राब होगी? शुक्रिया असद। अब जो ये चुनाव हुए हैं, जो अक़लियत हुई है, उससे ये पता चलता है कि जमहूरियत अभी भी जिंदा है भारत में।
और इससे फर्क काफी पड़ेगा। तो आपका विश्वास बहाल हुआ है वापस? चुनाव से हमेशा विश्वास बहाल होता है, उससे ये सॉर्ट ऑफ भारत में और भी ज्यादा होता है, क्योंकि कई सालों से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है, कि भारत में अब जमहूरियत नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि जमहूरियत है। पिछले 77 सालों से भारतीय सॉर्ट ऑफ चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये दिखाता है इसका फर्क पड़ेगा, फर्क डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी पड़ेगा और फॉरेन पॉलिसी पे भी पड़ेगा। तो खित्ते में जो भारत की खारजा पॉलिसी है वो किस तरह आगे बढ़ेगी? बांग्लादेश में भारत मुखालिफ बयानियाँ बढ़ रहा है, मालदीव की एक और मिसाल जनूबी एशिया में हमारे सामने है। खित्ते के छोटे ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ेंगे? तो छोटे ममालिक के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं वो पिछले 70 साल से ऐसे ही रहे हैं। कुछ हद तक ये है कि भारत उन सब मुल्कों में जो इंडिया फैक्टर है वो अभी भी है। दूसरा ये है कि चीन की बारादस्ती भी है, तो भारत और चीन का इन छोटे ममालिक के साथ जो वो बैक एंड फोर्थ चलता है वो चलता रहेगा। थोड़ा जो ये जमहूरियत भारत में वापस दिख रही है, उसका नतीजा ये होगा कि इन सब मुल्कों को के सामने ये भी अंदाजा हो जाएगा उन सबको कि भारत है हमारे साथ, हमारा दोस्त है, और भारत उतना वापस वही हो रहा है जो पहले से था। तो जिनके साथ ओरिजिनली ताल्लुकात थे ममालिक के। तो अपन फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त की कमी में लास्ट पे एक और चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा। कनाडा और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में हमने देखा कुछ तनाव आया है। सिख रहनुमाओं के मामले पे, अमेरिका की भारत में मजहबी आज़ादियों के हवाले से रिपोर्ट पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात क्या पहले से मुख्तलिफ होंगे? नहीं, अमेरिका से ताल्लुकात वही रहेंगे, क्योंकि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात काफ़ी समृद्ध हैं, सुगढ़ हैं। वो रक्षा के क्षेत्र में हैं, वो खारजा में हैं, वो इकोनॉमिक्स में हैं, वो नहीं बदलेंगे। हाँ, जो ये लोग थे अमेरिका में जो कहते थे कि भारत में अब जमहूरियत नहीं है या जमहूरियत कम हो रही है, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी में है या जो और सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो कहते हैं कि अब भारत से हम दोस्ती क्यों कर रहे हैं अगर ये जमहूरियत नहीं है, और ये चाइना के लिए चाइना +1 कैसे बनेगा अगर यहाँ जमहूरियत नहीं है। तो अब आज ज़्यादा आसान हो जाएगा यहाँ पे उन लोगों के लिए ये कहना कि हम भारत से इससे भी दोस्ती करना चाहते हैं, कि जैसे हर जमहूरियत में होता है, कभी थोड़ा आगे बढ़ती है, कभी वापस आती है, लेकिन जमहूरियत कायम रहती है। तो चीन के साथ ताल्लुकात कैसे रहे? सॉरी, कनाडा आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं चाइना पे भी जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। कनाडा के साथ जो रिश्ते हैं वो असद वो उनका जमहूरियत से उतना ताल्लुक नहीं है जितना उससे है कि जो खालिस्तानी इशू है और जो सिख एक्सट्रीमिज्म का इशू है, तो वो चलता रहेगा चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो भारत में। और चाइना को आप कैसे देखती हैं? चाइना के साथ ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ेंगे? चाइना के साथ ताल्लुकात इस इलेक्शन, इस जमहूरियत के बाद, सॉर्ट ऑफ चुनाव के बाद होने वाले थे कि शायद ऐसा अंदाजा था कि अब दोनों मुल्क थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि 4 साल से कोई हाई लेवल समिट नहीं हुई है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इस चुनाव से चीन खुश होगा। मेरा अंदाजा ये है कि चीन को सबसे ज़्यादा डर हमेशा जमहूरियत से होता है। तो पाकिस्तान खुश होगा या नहीं? पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है जब भारत में जमहूरियत है और जब जो पार्टी है वो मेजॉरिटी नहीं हो और कोalition हो, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से 2019 के पहले जो ताल्लुकात थे, तो उसमें कुछ बेहतरी के चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा पांडे, आप हमारे साथ थी। हरचंद, बहुत शुक्रिया। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।